नमस्कार दोस्तों, जीके जी डिस्कशन में फिर से आप लोग का स्वागत है। तो आज मेरा जो है वो सेट प्रैक्टिस का 36वां क्लास है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में अगर वृद्धि कर दी जाती है तो पंखे पर जो दाब होगा क्या होगा? कमेगा, बढ़ जाएगा, कि समान रहेगा, कि कम होगा, कि उतना ही रहेगा जितना उसके नीचे है? तो क्वेश्चन पहले अच्छे तरीके से समझना है कि जब एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल, कुछ ना कुछ जो है वो उसकी हवा की चाल बहती होगी, उस पर तो वृद्धि होती है। अगर चाल में वृद्धि कर दें तो क्या हो जाएगी? पंखे पर दाब क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये नियम जो होता है वो बर्नौली का प्रमेय, बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि तीन प्राथमिक रंग कौन सा है? बताइए कि तीन प्राथमिक रंग या मूल रंग कौन सा है? क्या नीला, हरा, लाल, नीला, पीला, लाल, या पीला, नारंगी, लाल, या इनमें से कोई नहीं? तो ये तीन प्राथमिक रंग किसको बोला जाता है? तो ये नीला, हरा और लाल, नीला, हरा और लाल प्राथमिक रंग कहिए या फिर मूल रंग कहिए, बात बराबर है। प्राथमिक रंग मतलब क्या हुआ? तो इन तीनों तीनों रंग जो है, इन तीनों रंग से मिलाकर ही दुनिया में जितने भी कलर आप लोग देख रहे हैं उन सभी का निर्माण होता है। लेकिन किसी और कलर से जो है इन तीनों का निर्माण नहीं होता है। अगर इन तीनों के जैसे कि ये नीला, हरा और लाल प्रकाश को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो क्या होता है? तो ये श्वेत प्रकाश देता है। इन तीनों को मिला दिया जाए एक निश्चित अनुपात में तो क्या होता है? श्वेत प्रकाश का निर्माण किससे होता है? तो इसी से होता है। श्वेत प्रकाश का निर्माण इन तीनों से ही होता है, एक निश्चित अनुपात में मिलाने के बाद। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि प्रकाश जो है वो किस रूप में व्यवहार करता है? प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? कण, तरंग, न कण ना ही तरंग, और कण व तरंग दोनों। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, तरंग होता है। तो ये क्या कह रहा है? कण व तरंग दोनों होता है। हाँ, कण और तरंग दोनों के रूप में प्रकाश जो है वो व्यवहार करता है। कण मतलब क्या होता है? तो जो प्रकाशें आती है सूर्य से वो ये पैकेज के रूप में आता है, इस टाइप के फोटोन के रूप में आता है। किस रूप में? तो फोटोन के रूप में आता है। तो ये जो है वो कण के रूप में प्रकाश आती है। और ये कह रहा है कि तरंग, कण व तरंग, तरंग मतलब क्या हुआ? तो ये एकदम आराम से अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश कैसी है? तो अनुप्रस्थ तरंगे है। प्रकाश कैसी है? तो अनुप्रस्थ तरंगे, मतलब कि सीधी चलती है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। ठीक है, तो प्रकाश किस रूप में व्यवहार करती है? तो कण व तरंग दोनों के रूप में। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसकी खोज किसने किया था? तो मैक्सवेल ने, मैक्सवेल ने। ठीक है, मैक्सवेल ने। ये प्रकाश की बात कर ले तो प्रकाश निर्वात में सबसे ज्यादा गति करती है। प्रकाश निर्वात में सर्वाधिक गति करती है। और प्रकाश में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या ये प्रकाश जो है वो माध्यम तथा निर्वात दोनों में गति करता है? माध्यम रहे चाहे ना रहे इसको कोई मतलब नहीं है। माध्यम तथा निर्वात, माध्यम मतलब क्या? तो माध्यम मतलब ठोस, द्रव या गैस, किसी में भी। और निर्वात मतलब क्या? कि जहां कुछ भी नहीं हो। निर्वात मतलब जहां ठोस, द्रव, गैस ना भी रहेगा तो ये आराम से गति कर ले जाएगा। और आराम से क्या, ये सबसे ज्यादा निर्वात में ही करता है। ठीक है, तो ये प्रकाश माध्यम तथा निर्वात दोनों में गति करता है। जबकि ध्वनि क्या होती है? ध्वनि जो है वो सिर्फ और सिर्फ माध्यम में गति करती है, ये निर्वात में गति नहीं कर पाती है। ध्वनि ध्वनि तरंगे जो होती है वो सिर्फ ये माध्यम में गति करती है। ठीक है, अगला है कि जब एक श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो कौन सा रंग सबसे ज्यादा अपवर्तित होता है?
जब एक श्वेत प्रकाश से एक श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं। प्रिज्म क्या होता है, तो कांच का बना हुआ होता है, जिससे क्या होता है, श्वेत प्रकाश जैसे कि किसी नली के सहारे इसको उसमें जो है इंटर किया जाता है, उसके बाद जो प्रकाश होती है वो 7 कलर में बट जाता है। तो वही पूछ रहा है कि जब एक श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा सबसे ज्यादा अपवर्तित होता है, कौन रंग, नीला, लाल, नारंगी या फिर श्वेत। तो कौन होता है, तो नीला रंग सबसे ज्यादा अपवर्तित होता है। और सबसे कम में पूछ दे तब सबसे कम अपवर्तन किसका होता है, तो ये लाल का होता है, लाल का। लेकिन तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है, तरंग दैर्घ्य किसका होता है सबसे ज्यादा, तो लाल का सबसे ज्यादा होता है, लाल का सबसे ज्यादा होता है। और बैगनी का क्या होता है, तो बैगनी का सबसे कम होता है, बैगनी का सबसे कम होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ये सबको। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो D बराबर क्या होता है, 1/f होता है, D बराबर 1/f होता है। तो f बराबर 1/d हम कर सकते हैं, है ना। तो फोकस दूरी पूछ रहा है तो क्या होगा, 1/d बराबर कितना दे रखा है, तो 2.5 दे रखा है, 2.5। अब पूछ रहा है कि सेंटीमीटर में बताइए, है ना। तो 1/, इसको हटाएंगे तो ये ऊपर जाएगा वो 0, उसके बाद 25, और ये सेंटीमीटर के लिए 100 से गुना, है ना। 25 चौका 100, तो 10 चौका 40, प्लस में 40 आया है सेंटीमीटर। तो ये कैसा हो जाएगा, एक ये लेंस, तो ये 40 मीटर जो 40 सेंटीमीटर जो हो गया, इसकी क्या हो गई, तो फोकस दूरी हो गई। और प्लस में क्या हुआ, ये प्लस में आया है, मतलब कि ये उत्तल लेंस है। प्लस में आएगा तो मतलब क्या, तो उत्तल लेंस, और माइनस में अवतल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या वाट घंटा, किलो जूल घंटा, या मेगावाट घंटा, या किलोवाट घंटा। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो किलोवाट घंटा। हम लोग जो करंट का पैसा देते हैं तो वो किसके लिए, ये इसी के लिए दिए, इसके मतलब कि करंट जो होता है इसी में मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में किसे जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जल की स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, वायु ऊर्जा, या फिर सौर ऊर्जा। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एक प्रकार का ऐसा साधन है जिससे क्या होती है, तो ऊर्जा बनती है। बहुत बड़े बड़े नहरों में जो है वो बांध बना दिए जाते हैं, और बांध से क्या होता है, तो झरने की तरह पानी जब गिरती है ऊंचाई से, तो ऊंचाई से जब पानी गिरेगी तो उसमें कौन सा हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होती है। आप लोग को जो है हम ये बातें पहले बता चुके हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो जो भी भाई बहन अगर नहीं देखे वीडियो तो आप जाके एकदम 1 नंबर से शुरुआती से देखिए, तब ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जल की स्थितिज ऊर्जा, मतलब जो जल गिरता है बांध से ऊपर से जो गिरता है नीचे पानी, तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, वही ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक रेडियो एक्टिव है। सबसे अधिक रेडियो एक्टिव कौन सा है, क्या यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, या प्लूटोनियम। सबसे अधिक रेडियो एक्टिव कौन सा है इन चारों में से, तो ये रेडियम है, रेडियम। रेडियो एक्टिव मतलब क्या, तो ये अधिक मात्रा, वैसा पदार्थ जिससे क्या हो, अधिक मात्रा में जो है वो ऊर्जा निकले, जैसे कि विस्फोट वगैरह में इन सब का प्रयोग किया जाता है। प्लूटोनियम की बात कर ले तो प्लूटोनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 94 होती है, 94 होती है, इसकी 92 होती है। थोरियम की बात कर ले तो थोरियम का 90 होता है, कितना होता है, तो 90। और इसका कितना होता है, रेडियम का जो होता है 88 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए। एक वयस्क मनुष्य में रक्त कितना होना चाहिए, क्या 3 से 4 लीटर, 4 से 5, 5 से 6, या 6 से
7 लीटर, तो कितनी होनी चाहिए? 5 से 6 लीटर होनी चाहिए। कितनी? 5 से 6 लीटर होनी चाहिए पूरे मानव शरीर का, पूरे मानव शरीर के भार का लगभग कितना होना चाहिए? 7% होनी चाहिए। और एक बात और याद रखना है कि महिला में जो होती है वो पुरुषों की अपेक्षा जो होता है वो आधा लीटर ब्लड कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों में होता है लेकिन जबकि पशुओं में नहीं होता। पादप में होता है लेकिन पशु में नहीं होता। इन चारों में से कौन ऐसा है जो पादप में तो होता है लेकिन पशु में नहीं होता है? क्या स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन या फिर वसा? तो क्या नहीं होता है? तो ये सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है ये क्या? तो ये सिर्फ पादप में पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ? तो ये पादप में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के कारण क्या है? जल कैसे प्रदूषित हो जाता है? बताइए इन चार में से, इन तीनों में से बताइए कि किसके कारण जो है वो जल प्रदूषित हो जाती है? बाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ के कारण, या औद्योगिक अपशिष्ट के कारण, या फिर कृषि से निकलने वाले पदार्थ के कारण, या इनमें से सभी? तो ये क्या हो जाएगा? इन सभी के कारण जो होता है वो जल प्रदूषित हो जाती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो होती है वो जो है वो नदियों के किनारे लगाई जाती है क्योंकि उनको जो है फैक्ट्री को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ जो है वो अपने गंदगी, जो भी फैक्ट्री में गंदे संदे चीज़ होते हैं उसको पानी में उसको बहा दिया जाता है बिना साफ सफाई किए। तो ये हमारे जल जो है प्रदूषित हो जाते हैं उसके कारण। बल्कि बाहित मल, अन्य अपशिष्ट पदार्थ, ये सब भी क्या है? तो जल प्रदूषित का कारण है। ठीक है, अगला है कि रेशम कीट के किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? वयस्क, अंडा, कोकून या फिर कैटरपिलर? रेशम कीट के किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? तो किसके कारण होता है? तो ये कैटरपिलर, किसके? कैटरपिलर के कारण होता है। रेशम कीट जो होता है वो कीट वर्ग का प्राणी, कीट वर्ग में आता है। ठीक है, कीट वर्ग का प्राणी है। और ये रेशम कीट का क्या करता है? तो शहतूत के पत्ते को खाता है। शहतूत के पत्ते को खाता है। और इसको जो है वो रेशम कीट को किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो ये कैटरपिलर अवस्था में प्राप्त होता है। अगला कार्य कि प्राकृतिक मोती है, मतलब मोती जो है वो किस संघ के अंतर्गत आता है? प्राकृतिक मोती जो होता है जो समुद्र वगैरह से निकाले जाते हैं, वही पूछ रहा है कि प्राकृतिक मोती जो है वो किस संघ के अंतर्गत आते हैं? क्या मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा या इकाइनोडर्मिटा? तो ये मोती वगैरह जो होता है वो किस संघ के अंतर्गत आता है? तो ये मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। मोती हो गया, शंख हो गया, सीपी हो गया, ये सब जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। मोती जो है इसको प्राकृतिक रत्न भी कहा जाता है। प्राकृतिक रत्न या फिर जेवरात की श्रेणी में इसको रखा जाता है। प्राकृतिक मोती जो है वो प्राचीन काल से ही अधिक जो है इसका जो है बहुत ज़्यादा में मायने रखता है ना। इसको जो अभी भी आदमी खरीदता है बहुत ज़्यादा पैसे दे करके। जिसके पास पैसा है, जिसको शौक है कि हमको खरीदना है तो भाई खरीदता है कि नहीं? एनिलिडा, एनिलिडा में कौन आता है? तो केचुआ। केचुआ, केचुआ किस में आता है? तो एनिलिडा संघ में आता है। आर्थ्रोपोडा की बात कर ले तो ये इसमें कीड़ा मकोड़ा आता है, कीड़ा मकोड़ा। और आर्थ्रोपोडा जो होता है ये सबसे बड़ा संघ होता है। सबसे बड़ा संघ कौन होता है? तो ये आर्थ्रोपोडा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? स्तनियों में स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से, अमाशय से, ग्रसनी से या छोटी आंत से? तो कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। स्तनियों में स्टार्च का पाचन मुख से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा फैलती है, मतलब संचारित होती है?
क्या ग्रासी ने, लेबॉन ने, लेंसीसी ने या रोनाल्ड रॉस ने? किसने खोज किया कि मलेरिया जो होती हैं वो मच्छर के कारण होता है? तो किसने खोज किया था? रोनाल्ड रॉस ने, रोनाल्ड रॉस ने। अब मलेरिया कौन मच्छर के कारण होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? आम जब हम लोग खाते हैं तो उसका कौन भाग खाते हैं? क्या बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति या फिर भ्रूण पोष? क्या खाते हैं? तो आम का खाने योग्य भाग जो होता है वो मध्य फल खाते हैं, क्योंकि उसका ऊपर का जो छिलका होता है उसको हम लोग उतार देते हैं ना, उसको निकाल के खाते हैं। और ये मध्य फल में क्या होगा, तो उसका गूदा भाग को खा लेते हैं और फिर लास्ट में क्या होता है, तो ये उसका गुठली होता है जिसको हम लोग फेंक देते हैं। तो इसका वही पूछ रहा है कि कौन खाते हैं, तो ये मध्य फल भित्ति खाते हैं, मध्य फल भित्ति। आम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ये मैग्नीफेरा इंडिका होता है। क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका होता है। ठीक है, आम को फलों का राजा के नाम से जाना जाता है। नागफनी के कांटे रूपांतरित होता है। नागफनी क्या, आप लोग पेड़ पौधा देखे होंगे तो उसमें क्या होता है, कांटा कांटा होता है। तो वही पूछ रहा है कि नागफनी के जो कांटे हैं वो किसका रूपांतरित भाग है? क्या तना का, जड़ का, पुष्प का या पत्ती का? तो नहीं, ये पत्ती जो होते हैं, नागफनी में पत्ती जो होता है वो कांटे का रूप ले लेता है, मतलब रूपांतरण, किसी दूसरे का रूप ले लेना मतलब रूपांतरण। तो ये किसका, तो पत्ती का रूपांतरण होता है। ये नागफनी की बात कर ले तो ये कौन से एरिया में ज्यादा पाया जाता है? तो शुष्क एरिया में, शुष्क एरिया में देखने को मिलता है। जैसे कि ज्यादा जहाँ वर्षा वर्षा नहीं होता है, जैसे राजस्थान वगैरह ले लीजिए, उधर जो है वो नागफनी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? कौन सी विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? क्या ए, बी, सी या डी? कौन सी विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो ये सी होती है। कौन? सी। ए की बात कर ले तो ये ए की कमी से ए कहाँ पाया जाता है? तो गाजर में सबसे ज्यादा देखा जाता है, तो ये आम में भी पाया जाता है ना। बी जो होता है ये हमारे शरीर की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और सी तो घाव भरने के लिए। और डी की जब हम बात कर ले तो डी जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है हम लोग को? तो सूर्य की प्रकाश से। ये सब क्वेश्चन तो हल्का है, आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा इसलिए हम नहीं लिखे हैं। ठीक है, अगला है कि संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है? संचित खाद्यान्न मतलब कि जो भी संचित करके जमा करके रखा जाता है गोदाम वगैरह में, तो अनाज कैसे खराब हो जाता है? वही पूछ रहा है किसके कारण? अन्न में नमी की मात्रा या फिर पर्यावरणीय आर्द्रता या पर्यावरणीय तापक्रम या खाद्य पदार्थों का वायुकरण, किसके कारण जो होता है वो खराब हो जाता है? तो ये अन्न में नमी अन्न में नमी की मात्रा, मतलब जो होता है अनाज जो होता है उसमें कुछ ना कुछ जो है नमी रहता है। वही नमी में क्या होता है, ज्यादा दिन होते होते उसमें श्वसन की क्रिया बढ़ जाती है, जिससे हमारा अनाज खराब होने लग जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है मुख्यतः किससे? त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन किससे उत्प्रेरित होता है? क्या व्यायाम से, विटामिन के कारण, पराबैंगनी किरण या फिर अवरक्त किरण? किसके कारण होता है? तो ये विटामिन के कारण होता है। किसके? विटामिन के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक AMU मतलब कि परमाणविक द्रव्यमान इकाई किसके समतुल्य होता है? एक AMU बराबर क्या होता है, कितना मान होता है उसका? क्या 1.6735 गुने 10⁻⁻24 या फिर 10⁻⁻27 या 10⁻⁻31 या 10⁻⁻34? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 10⁻⁻24 वाला 1.6735 गुने 10⁻⁻24। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि हीरा बहुत ही कठोर है जबकि ग्रेफाइट क्यों नहीं?
ग्रेफाइट कैसा होता है? हीरा तो कठोर है ये है, लेकिन ग्रेफाइट कैसा होता है? क्या मृदु कठोर होता है, बहुत बहुत कठोर, बहुत नरम, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हीरा की बात कर ले, या ग्रेफाइट, या फिर कोयला, ये सब जो है वो कार्बन का अपरूप माने जाते हैं। हीरा, ग्रेफाइट या फिर कोयला क्या है? तो कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप माने जाते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा कठोर कौन है? तो सबसे ज्यादा कठोर हीरा होता है, सबसे ज्यादा कठोर, सबसे ज्यादा कठोर कौन? तो हीरा होता है। और ये ग्रेफाइट की बात कर ले तो ये सबसे नरम होता है, सबसे नरम। सबसे नरम क्यों होता है, इसको जो अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आपको सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर कि बहुत नरम होता है। अगला है कि निर्जलीकरण में कम हो जाता है क्या? निर्जलीकरण मतलब जब डिहाइड्रेशन हो जाती है हमारी बॉडी में, तो इनमें किसकी कमी हो जाती है? क्या सोडियम क्लोराइड की, पोटेशियम क्लोराइड की, या फिर कैल्शियम क्लोराइड, या फिर कैल्शियम सल्फेट का? तो ये निर्जलीकरण में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। निर्जलीकरण में क्या होता है? तो हमारे बॉडी में जो है वो या फिर उल्टी यानी दस्त यानी वोमिटिंग, या फिर मल मूत्र के सहारे अगर आपका बॉडी का पानी जो है वो ज़्यादा मात्रा में, या फिर पसीना के सहारे, किसी के सहारे जो अगर ज़्यादा मात्रा में अगर निकल रहा है, तो हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? तो डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन सबको, मतलब ये करने के लिए कि अगर ज़्यादा मात्रा में उल्टी हो रही है, फिर ज़्यादा मात्रा में जो आपका पसीना निकल रहा है, तो इनको जो है वो रोकने का काम कौन करता है? तो सोडियम क्लोराइड करता है, ठीक है। अगला है कि रॉकेट के ईंधन में प्रयुक्त किए जाने वाले कृत्रिम रबर क्या है? रॉकेट के ईंधन में प्रयुक्त किए जाने वाले कृत्रिम रबर इनमें से कौन सी है? थाइकोल, आइसोप्रीन, नियोप्रीन, या फिर पीवीसी? कौन सी हो जाएगा? तो ये नियोप्रीन, नियोप्रीन यूज किया जाता है। रॉकेट जो होता है वो किस किस, तो ये न्यूटन के तृतीय नियम को फॉलो करता है, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार चलता है, तृतीय नियम के अनुसार चलता है। क्रिया प्रतिक्रिया बल है ना। अगला है कि मानव निर्मित तत्व कौन सा है? मानव निर्मित तत्व कौन सा है? क्या प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, या फिर रेडियम? कौन सा है मानव निर्मित तत्व? कौन सा है? तो ये प्लूटोनियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम की खोज जो है 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में क्या 1940 ईस्वी में नाभिकीय विखंडन जब हो रहा था ना, उसी टाइम इसकी खोज की गई थी, ये प्लूटोनियम की। प्लूटोनियम का हम परमाणु संख्या आपको बता चुके हैं इन सभी का, है ना। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो है वो 25 समाप्त हो गया है। तो आप लोग को अगर मेरा सेशन अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। अपने दोस्तों को जो है वो बोलिए कि देखिए, ताकि उनको समझ में आए कि हाँ अच्छा है या नहीं है। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है, आज यहीं तक। सभी को जय श्री राम, ठीक है।